टॉपिक है वो है थ्रेट इंटेलिजेंस। थ्रेट इंटेलिजेंस का लफ्ज़ सुनने में आपको बड़ा मज़े का लगता होगा, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ ही है। ये है क्या? थ्रेट बेसिकली आप अटैक को ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का अटैक। इंटेलिजेंस को आप इन्फॉर्मेशन कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स के उन थ्रेट्स, उन अटैक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जिसकी बेस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भई मैंने अटैक्स के साथ रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कि मैंने इनको प्रिवेंट करना है या क्या रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा जी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लॉस्ट एवरी सिंगल ईयर, कैन वी स्टॉप इट? हम उनको कैसे रोक सकते हैं? और क्या ऐसा हो सकता है कि आप हैकर्स के नेक्स्ट मूव को पहले ही प्रिडिक्ट कर लें? यहाँ पर मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि लाहौर में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है। वो कोई फ़िनटेक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं और उनका स प्रोडक्ट जो है बहुत सक्सेसफुल है। मिलियंस ऑफ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उस पे ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं। उसका सीईओ डेली अपने जो लॉग्स हैं, बैठ के डैशबोर्ड को देखते रहता है कि हाँ, सब कुछ सही काम कर रहा है और उसके पास थ्रेट इंटेलिजेंस की टीम भी है। एक दिन उसका थ्रेट इंटेलिजेंस का जो हेड है, वो आता है, वो कहता है कि सर हमारे ना सर्वर्स बहुत स्लो काम करने लग गए हैं और नेटवर्क में ना कुछ इंटरप्शंस रहती हैं। तो इसको ना ज़रा देखना पड़ेगा। सीईओ ने कहा जी पूरे सिस्टम्स का आप ऑडिट कर लें, क्या मसला है? तो उन्हें पता लगता है कि ना एक एक रीजन, स्पेसिफिक रीजन से मल्टीपल लॉगिन अटेम्प्ट्स उनके सर्वर पे बार-बार होती हैं। तो उसको वो कंसीडर करते हैं, वो देखते हैं कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बाद उनको पता लगता है कि किसी उनका जो एक एम्प्लॉयी है, उसने अपने सीईओ के एड्रेस, मतलब सीईओ ने उसको एक मेल भेजी थी, किसी हैकर ने, और उसने सीईओ की समझ के उस पे क्लिक कर लिया। मीन्स जैसे फ़िशिंग ईमेल आप लोग समझते हैं। तो जो अपने उस एम्प्लॉयी ने अपने अकाउंट का एक्सेस ना हैकर को दे दिया था। तो उसी के थ्रू ये सारे काम हो रहे थे। तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया फिर? कंपनी को जब ये सारी चीज़ों का पता लग गया कि आगे हमारे सिस्टम हैक हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले एम्प्लॉयी का जो अकाउंट था उसको सेपरेट किया, आइसोलेट किया। अपनी फायरवॉल जो सिस्टम थी, उनके रूल्स अपग्रेड किए कि भई अगर इस रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस से मज़ीद हमें अटैक्स वापस आते हैं, मीन्स रिक्वेस्ट वापस आती हैं, तो आपने इसको ब्लॉक कर देना है और फ्यूचर में इसको प्रिवेंट करना है। तो यही सारा काम थ्रेट इंटेलिजेंस का होता है कि भई आपने बस अटैक्स प्रिवेंट करने, जो अटैक होने से पहले ही आपने उसको रोक देना है। यही सारा काम थ्रेट इंटेलिजेंस की टीम का होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप इसकी डेफिनिशन देखते हैं कि थ्रेट इंटेलिजेंस होता क्या है? इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट साइबर थ्रेट्स दैट हेल्प्स यू प्रिवेंट और रिस्पॉन्ड टू अटैक्स, जो आपको पहले बताई थी। इट्स लाइक नोइंग द एनिमीज़ प्लान बिफोर द अटैक सो यू कैन बी रेडी। अगर आपको पहले से ही पता होगा कि दुश्मन आपके साथ क्या करने वाला है, तो आप बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं और उसको ईज़िली हरा सकते हैं। राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम सो यू कैन मेक द राइट डिसीजंस। सिंपली ये चीज़ है। अगर आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखते हैं, तो ये बनती है थ्रेट इंटेलिजेंस इज़ द एविडेंस बेस्ड नॉलेज अबाउट एक्जिस्टिंग और इमर्जिंग थ्रेट्स कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म्ड साइबर सिक्योरिटी डिसीजंस। इसकी कोई एक डेफिनेशन नहीं है। आप इसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। ईज़ी वर्ड्स में जो आपको पहले बताई है, और ये आप टेक्निकल डेफिनेशन है इसकी देख रहे हैं। अब बेसिकली ये इंटेलिजेंस का काम ये होता है, जिस तरह आप सबको पता है कि एक पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, एक पुलिस इंटेलिजेंस या सीआईडी आप लोग सब जानते हैं, कि वो क्या सीआईडी का काम क्या होता है? अगर वहाँ पे कहीं पे चोरी हुई है, तो वहाँ पे सीसीटीवी को वो देखते हैं और उसमें से ना वो पैटर्न्स आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि भई अगर ये बंदा आया था, इतने बजे आया था, तो उसके बाद इस बंदे के जाने के बाद क्या हुआ? इसने यहाँ पे क्या किया? कितनी देर स्पेंड किया? कैसा रहा? तो मतलब उन्होंने कोई पैटर्न आइडेंटिफ़ाई करना है। यही सारा काम इंटेलिजेंस का है। ये मैटर क्यों करती है? इसके बगैर ना आप सिर्फ़ रिएक्टिव रहते हो। रिएक्टिव बेसिकली ये होता है कि जब भी आपके सिस्टम्स पर अटैक होगा ना, आप तभी उसको रिस्पॉन्ड करोगे, वरना आपको पता ही नहीं लगेगा। थ्रेट इंटेलिजेंस के साथ आप प्रोएक्टिव रहते हो, मीन्स आप कंटीन्यूअस मॉनिटर कर रहे होते हो अपने सिस्टम को, सीम अलर्ट्स को कि भई कुछ एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो जिससे हमारे आगे फ्यूचर में हमें खतरा हो। तो यही है, प्रिवेंट्स अटैक्स करती है, सेव्स टाइम्स एंड मनी। जब अटैक ही नहीं होगा, आपका टाइम भी बचेगा और आगे जाके आपका सिस्टम क्रैश नहीं हो सकता ना, तो फिर आपकी मनी भी बचेगी, आपको कोई लॉस नहीं होगा। इम्प्रूव्स रिस्पॉन्सेज़, जब सारी चीज़ें पहले से सही काम कर रही होंगी, तो फिर यही होगा। अंडरस्टैंड अटैकर्स, अटैकर्स कैसे काम करते हैं, वो हम आगे एक फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, उसमें हम देखते हैं कि अटैकर्स कैसे काम करते हैं। डिफेंस सिस्टम आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे। अच्छा, ये थ्रेट इंटेलिजेंस का लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल कैसे काम करता है? इसके 6 स्टेप्स हैं टोटल। सबसे पहले होती है डायरेक्शन एंड प्लानिंग। मीन्स आप इसके अंदर कंसीडर करते हो कि आपके गोल्स क्या हैं और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मीन्स गोल्स कि अगर आपने अपना सिस्टम प्रिवेंट करना है,
तो ये आपका गोल हो गया ना, और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि किस-किस रिसोर्सेज़ के साथ करना है आपने, SOC टीम के साथ करना है, IR टीम के साथ करना है, ये जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं। उसके बाद आप कलेक्ट करते हो डाटा को। अब ये डाटा 2 तरह का होता है, एक इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल डाटा वो होता है जो आप अपने लॉग्स से लेते हो, सिम अलर्ट से लेते हो। एक्सटर्नल डाटा वो होता है जो आप बाहर से लेते हो। बाहर से मुराद आपने पिछले सेशन में पढ़ा था कि ऑसेंट के थ्रू आप डाटा एक्सट्रैक्ट करते हो। तो ऑसेंट के थ्रू आप डाटा एक्सटर्नल ले सकते हो, और डीप वेब, डार्क वेब के थ्रू आप सर्च कर सकते हो कि भई हमारी कंपनी, अगर फ़र्ज़ करें कंपनी है। ऐसा भी बहुत केसेज़ में होता है कि बहुत मशहूर कंपनीज़ होती हैं ना, हैकर्स बेसिकली प्लान कहाँ करते हैं, अगर हैकर्स एक-दूसरे से मदद चाहते हैं, तो वो डार्क वेब के ऊपर एक-दूसरे को प्लान शेयर कर रहे होते हैं कि भई इस कंपनी को हमने हैक करना है, तो ये हमारे चीज़ें हैं। तो अगर कोई कंपनी डार्क वेब पे भी सर्च करती रहती है अपने बारे में, अगर उनको लगता है कि हमारा नाम किसी वेबसाइट पे आ रहा है, तो वो उसको ज़रूर रीड करते हैं कि भई आगे क्या होने वाला है, कोई हमारा प्लान तो नहीं कर रहा हमारी कंपनी को हैक करने का। फिर उस डाटा को वो प्रोसेस करते हैं। बेसिकली रॉ डाटा है ना, रॉ डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। प्रोसेसिंग में वो फ़िल्टर्स लगाते होंगे, डुप्लिकेट तो नहीं है, इर्रेलेवेंट तो नहीं है। वही सारी चीज़ करके डाटा प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। इन्फॉर्मेशन के बाद वो इसके ऊपर एल्गोरिथम्स लगाते हैं, मशीन लर्निंग के, एआई के, एमएल के। उसके बाद उससे इनसाइट्स जनरेट करते हैं या रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। वो रिजल्ट्स फिर वो डिसेमिनेशन डिसेमिनेशन बेसिकली कहते हैं कि रिजल्ट्स जो है ना आपके पास, वो शेयर करने हैं आपने रेलेवेंट टीम के साथ। आप हायर मैनेजमेंट के साथ शेयर कर सकते हो, जो आपके सीईओज़ हैं, उनको दोगे आप, आपके सॉक टीम को दोगे, आप अपनी आईआर टीम को दोगे। सीईओज़ डिसाइड करेंगे कि आगे हमने क्या करना है, अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करनी है हमने, क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉफिट लॉस देखना होता है। सॉक टीम्स को बताएँगे कि भई आपने किस-किस आईपी को ब्लॉक करना है, क्या करना है। आईआर टीम को बताएँगे कि भई अपनी आप ये प्लेबुक्स या चेकलिस्ट अपग्रेड कर लें, आइंदा से आपने ये चीज़ें देखनी है। फिर आगे अपनी आप लोग अपनी आईटी टीम से सबसे फीडबैक लेते हैं कि ये कैसा हमने काम किया है और इसमें हम क्या-क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस बारे में। तो ये था लाइफ साइकिल। ये सारी चीज़ें मेंशन है, आप लोग एक दफ़ा पढ़ लेंगे, जो आपको स्लाइड्स मिल जाएँगी। तो फिर इसमें से वही चीज़ें मेंशन है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। एनालिसिस में हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, हैकर्स के बारे में। टैक्टिक्स बेसिकली ये होता है कि आपका ओवरऑल गोल आप क्या करने लगे हो, कि आपने क्या करना है और क्यों करना है। टेक्निक्स होती है कैसे करना है। प्रोसीजर्स आपके स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अभी हम आगे देखते हैं इसको मज़ीद डिटेल में। अच्छा, थ्रेट इंटेलिजेंस की हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। एक स्ट्रैटेजिक होती है, टैक्टिकल होती है, ऑपरेशनल होती है और टेक्निकल होती है। स्ट्रैटेजिक हायर लेवल पे होती है, जो आपके सीईसोज़, सीईओज़, सीटीओज़ ये सारे डिसाइड करते हैं कि हमने आगे किस तरह की स्ट्रैटेजी के ऊपर चलना है। टैक्टिकल आपके एडमिन्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हमने अटैकर्स को कैसे टैकल करना है। उसके अभी हम फ्रेमवर्क आगे पढ़ेंगे। ऑपरेशनल बेसिकली आपका जो स्टाफ होता है काम करने वाले, वो देख रहे होते हैं कि हमारे नेटवर्क में कोई मसला तो नहीं है। टेक्निकल आपकी सपोर्ट टीम कह सकते हो आप, कि वो बस आपके आईओसीज़, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज़ पे नज़र रखे होते हैं, कि वो अगर बताते हैं कि भई हमारा सिस्टम अभी किस कंडीशन में है, कोई हैक तो नहीं कर रहा, कोई कि डेंजरस उस सिचुएशन में तो नहीं है। तो बेसिकली ये है। अब हम आगे बढ़ते हैं टैक्टिकल में। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फ्रेमवर्क आता है, उसे कहते हैं MITRE फ्रेमवर्क या माइट्रे अटैक फ्रेमवर्क। ये बेसिकली हमें बताता है कि हैकर्स कैसे सोचते हैं। इसके अंदर हैकर्स की ना पॉसिबल टैक्टिक्स, कि हैकर्स क्यों कोई चीज़ कर रहे हैं, कैसे करेंगे और किस तरह उनको अचीव करेंगे, और एग्ज़ैक्ट मेथड्स हमें ये बताता है। आप किसी भी साइबर क्रिमिनल को इससे ट्रैक कर सकते हो। आपके साथ अगर आपको पता लग रहा है ना, आपको आपको किसी ने फ़िशिंग ईमेल भेजी है, उसके बाद वो पॉसिबल स्टेप्स क्या-क्या कर सकता है। आप वो जान सकते हो, उसके बाद आप वो चीज़ें प्रिवेंट कर लो, तो आप सेफ़ हो जाओगे। तो यही हमारी माइट्री अटैक है। इसके बेसिकली 14 स्टेप्स होते हैं माइट्री अटैक में। सबसे पहले होता है रिकनेसेंस, मतलब आपके जो हैकर है ना, वो सबसे पहले आपकी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करता है, कि आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़े हैं, ऑस्टेंट के थ्रू कर सकता है, सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू कर सकता है। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट जो उसका सेकंड स्टेप है, वो फिर अपने टूल्स, जिसे हम टेक स्टैक कहते हैं, कि वो टूल्स देखेगा कि भई मैंने अटैक के अंदर ये टूल्स यूज़ करने हैं। फिर वो इनिशियल एक्सेस ले लेगा आपके सिस्टम की, उसके बाद एग्ज़ीक्यूशन, उसने पेलोड कैसे एग्ज़ीक्यूट करवाना है, वो ये उसके बारे में डिसाइड करेंगे। परसिस्टेंस का मतलब है कि उसने एक्सेस को कैसे मेंटेन रखना है, आपको पता भी ना लगे, आपके सिस्टम में भी वो मौजूद रहे। फिर विलेज एस्केलेशन, अगर कोई चीज़ बाहर से आई है, तो सबसे पहले उसके पास सिर्फ रीड की परमिशन होगी ना, तो वो अपनी परमिशंस को एलिवेट कर लेगा। तो वो फिर राइटिंग एंड एग्ज़ीक्यूटिंग की तरफ भी चला जाएगा।
उसके बाद डिफेंस एविएशन, मतलब कि जो आपके एंटीवायरस होंगे, फायरवॉल्स होंगे, उससे वो बचा रहेगा, अपने आप को छुपा के रखेगा, लॉग्स क्लियर करते रहेगा। तो ये डिफेंस एविएशन में आ जाएगा, बट डिफेंस उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर सकता। फिर क्रेडेंशियल एक्सेस है, वो आपके जो यूज़र नेम पासवर्ड्स हैं उनकी एक्सेस ले लेगा, वो आपको ले लेगा, मतलब कि लेके अपने ओनर हैकर को भेज सकता है। डिस्कवरी, फिर वो मज़ीद आपके सिस्टम्स फाइल्स में आगे बढ़ता रहता है कि मैं और क्या-क्या डाटा यहाँ से चुरा सकता हूँ। लेटरल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रहा है, हैक करने के लिए, कि वो मज़ीद डाटा डिस्कवर करके अपने हैकर्स को कौन-सी भेज सकता है। कलेक्शन, सारे डाटा का वो कलेक्ट करेगा। कमांड एंड कंट्रोल बेसिकली ये होता है कि अपने जो हैकर का सर्वर है ना, वो उसे वापस कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेता है, कि उसके बाद फिर एक्सफिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो डाटा को ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है। जिसे डंपिंग कहते हैं हम। इम्पैक्ट, फिर आपकी बिज़नेस को जो लॉस वगैरह होता है, वो सारा कुछ इम्पैक्ट में होता है। इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि ये माइट्रिया अटैक फ्रेमवर्क कैसे प्रैक्टिकल काम करता है। इसके लिए 3 सबसे बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल हमारे पास होती हैं, एपीटी28 जिसे फैंसी बियर कहते हैं, रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस, एपीटी29 कॉज़ी बियर और स्टकनेस्ट द फर्स्ट साइबर वेपन। इसको हम प्रैक्टिकल देख लें। ये है माइट्री अटैक नेविगेटर। इसका लिंक जो है मैंने स्लाइड्स में लगाया हुआ है, mitreattack.github.io। इसमें सबसे पहले हम एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेते हैं, हम एक एंटरप्राइज़ को अटैक करना है। ठीक है? ये सारे मेथड्स आ गए हैं। देखिए जो अभी हमने बताया ना, रिकनेसेंस क्या होती है, उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट, इनिशियल एक्सेस, एग्जीक्यूशन, परसिस्टेंट, इसमें वो सारे स्टेप्स मेंशन हैं। आप यहाँ से सर्च कर लें जो मैंने बताया था कि APT28, ये बेसिकली अटैक है, थ्रेड ग्रुप का नाम है। आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं देखकर यहाँ पे। आपने ये सब सेलेक्ट किया है, इनके थोड़े कलर चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा-सा ईज़ी होगा देखने में। अब ये तरीके हैं जो हैकर्स यूज़ कर सकता है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेंशन है कि गैदरिंग विक्टिम ऑर्गेनाइज़ेशन इन्फॉर्मेशन, फिशिंग और सर्च ओपन टेक्निकल बेसिस, वो इस तरीके से इन्होंने रिकॉग्निशंस की थी। ये अटैक, ये बेसिकली इस ग्रुप जो है ना, ये थ्रेड ग्रुप, इसका पैटर्न, हर एक ग्रुप का अपना पैटर्न होता है कि वो चीज़ों को कैसे लेके जाता है। तो ये उसी पैटर्न को आइडेंटिफ़ाई करके हम लोग डिसेमिनेशन में अपने पेश करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। तो फ़िशिंग ये कर सकता है, फिर रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे करेगा आपके, ये सारे वेज़ हैं। कंप्रोमाइज़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर इनिशियल एक्सेस किस-किस तरीके से ली जा सकती है, एग्ज़ीक्यूशन को कैसे कर सकता है वो, परसिस्टेंटली मेंटेन कैसे करेगा एक्सेस को, प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करेगा, डिफेंस एविशन में कैसे रहेगा, क्रेडेंशियल एक्सेस, अगर आपको पता लग गया है कि अगर आपके साथ 5 चीज़ें हो गई हैं, तो नेक्स्ट 6th चीज़ आपके साथ क्या-क्या हो सकती है, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। आप उन चीज़ों को प्रिवेंट कर लें, तो आप एक बड़े अटैक से, बड़े लॉस से बच जाएँगे। इसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि कैसे-कैसे कोई आपके सिस्टम को अटैक कर सकता है। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का? मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ भाई आ रही है आवाज। किसी का क्वेश्चन है इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड? ओके, बाद में आप लोग इस फ्रेमवर्क को स्टडी कर लेना, एक दफ़ा देख लेना। आप लोग खुद जब इसके ऊपर काम करेंगे ना, फिर आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें। फिर अगली चीज़, लास्ट जो मेरी चीज़ है, अगर आपने साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस में अपना करियर स्टार्ट करना है, तो एक कोर्स है arcx.io का, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस का। आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। 3 से 4 घंटे का कोर्स है ये। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग सारी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको सर्टिफ़िकेट भी फ्री मिल जाएगा, और इसके साथ अपना बेसिक करियर इस तरफ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अपना। किसी का कोई क्वेश्चन थ्रेट इंटेलिजेंस में? ये कोर्स फ्री है कि पेड था? ये फ्री कोर्स है। आपने बस जाना है यहाँ पे, वेबसाइट पे रजिस्टर करें आप, और ये आपके 4 आवर का कोर्स है। इसमें लैब्स भी हैं, एमसीक्यूज़ भी हैं, और एक अच्छा कोर्स है। आपको बेसिक थॉरोली डीपली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है सारी चीज़ों की। तो इसको ज़रूर करें आप लोग। 2 दिन भी नहीं मुश्किल से लगेंगे, और आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सारी चीज़ों की। थ्रेट इंटेलिजेंस में किसी का कोई और क्वेश्चन?
अच्छा, ये थ्रेट इंटेलिजेंस सारा काम होता है अटैक होने से पहले-पहले। अभी आपका सिस्टम पूरी तरह हाईजैक नहीं हुआ। अगर आपका सिस्टम हाईजैक हो जाता है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपकी टीम आती है इंसिडेंट रिस्पॉन्स की टीम। बाकी वो चीज़ें हैंडल करती है। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में आपको जवाद बताएँगे अभी सारी चीज़ें। जवाद यू मे कैरी ऑन। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज क्लियर है? हाँ, आ रही है। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? यस, हो रही है। हाँ चले, ओके। अच्छा, जो अब तैमूर ने आपको थ्रेट इंटेलिजेंस के रिलेटेड सारा बता दिया था, अब हम चलते हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज की तरफ। इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं? इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर पेश आते हैं। जैसे कि जब आपको हैकर जो है आपका कंपनी का डाटा स्टील करने की कोशिश करे, या आपके सिस्टम के अंदर एक मेलवेयर डेवलप करने की कोशिश करे, या फिर आपके सिस्टम के अंदर कोई एक मेलवेयर है जो बूट हो चुका है, तो आप उसको कैसे रोकेंगे और अपना डाटा को कितने मिनिमल जो लॉस है उससे बचा सकेंगे। ये सारा जो है ये इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब सिक्योरिटी इंसिडेंट वो इंसिडेंट आ जाते हैं यहाँ पे जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के ऊपर सवाल उठे, या फिर इफेक्ट हो, कोई थ्रेट आए, तो इसके अंदर भी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को फिर हम इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज के अंदर डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। हमारे पास इंसिडेंट रिस्पॉन्सेज की 6 स्टेजेस हैं: प्रिपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंटेनमेंट, लिटिगेशन, रिकवरी और डॉक्यूमेंटेशन। सबसे पहले हम हमारे पास है प्रिपरेशन। ये फर्स्ट स्टेप जो है, ये हम किसी भी अटैक से पहले हमने प्रिपेयर रहना है। और उस प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, हमने सबसे पहले डाटा बैकअप रखना है। एक आईआरटी टीम रखनी है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम। ये टीम क्या करेगी, अपने किसी भी अटैक से पहले रेडी रहेगी कि अगर कोई भी अटैक आपके हैकर करता है या फिर मेलवेयर अटैक होता है, तो ये टीम एक्टिव हो और उसके अगेंस्ट सारे रिस्पॉन्स तैयार रखे। इस इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के अंदर साइबर एनालिस्ट, आईआर टीम, एचआर, सारे जो वर्किंग होते हैं रिस्पॉन्स, जो कि किसी भी इंसिडेंट के रिलेटेड रिस्पॉन्स करेंगे, वो सारे इस टीम के अंदर मौजूद होते हैं जब कोई इंसिडेंट आएगा, और वो इस इंसिडेंट को मैनेज करते हैं। सेकंड जो हमारे पास आती है, आइडेंटिफिकेशन। आईआर टीम जो हमने बनाई है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, वो आइडेंटिफाई करेगी, उसके अंदर जो साइबर एनालिस्ट बैठे हुए हैं या फिर जो साइबर टीम बैठी हुई है, वो आइडेंटिफाई करेगी कि हम पर किस किस्म का अटैक हुआ है, और जो है हम उसको अब कैसे प्रिवेंट करेंगे मजीद फैलने से। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक मेलवेयर अटैक हुआ है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे वो मेलवेयर किस टाइप के। अगर आप पे मेलवेयर अटैक हुआ, इंटरनेट के जरिए मेलवेयर आपके अंदर आया, तो सबसे पहले आप जो है ना इंटरनेट से अपने कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि वो अदर मशीन्स के अंदर ना चला जाए मेलवेयर, क्योंकि नेटवर्क टू नेटवर्क आपका जो है ना मेलवेयर स्प्रेड होता रहता है, और दूसरी मशीन जो है वो सारी से अफेक्ट हो सकती है। तो सबसे पहले आपने मेलवेयर जो है उससे को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना कंप्यूटर को। देन फर्दर रिस्पॉन्स टीम जो है वो उसको देखेगी, ताकि जो है इस पॉइंट पे आपका मेलवेयर स्टॉप हो चुका है, तो जितना भी आगे प्रोसेस होगा वो सारी आईआर टीम देखेगी। नेक्स्ट है हमारे पास कंटेनमेंट। इस प्रोसेस के अंदर जो है हमने जो अटैक आया है, लेट्स सपोज अब हमने मेलवेयर की टैब ली थी, फर्स्ट तो कर लेते हैं फिशिंग अटैक हुआ है, तो हम उसके कैसे प्रिवेंट करेंगे अपने आप को। फिशिंग अटैक, लेट्स सपोज आप किसी हैकर के बातों में आ गए, एक फिशिंग लिंक आपके पास आया था और आपने अपना डाटा उसको दे दिया, और आपको फिर मैसेज पॉपअप हो, तो आपको पता लग गया कि मेरा डाटा जो है वो लॉस होने लगी। सबसे पहले आपने अपने पासवर्ड्स को जो है ना वो चेंज कर लेना है। और ये सारा कुछ जो है ना इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम ही करेगी, और सारी चीजें जो है वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के ही जिम्मे होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन, रिमूव द थ्रेट कंप्लीटली। इस स्टेप के अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जो है, जो थ्रेट जहां तक फैल चुका है, जैसे मेलवेयर के अंदर मैंने बताया था, जहाँ जब वो डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो अब हमने इसको रिमूव करना है। जिस हद तक भी फैल गया वो फैल गया। अब इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम उस मेलवेयर को
रिमूव करने के लिए मैलवेयर एडिफिकेशन टूल यूज करेगी ताकि मैलवेयर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, और टू स्टेप वेरिफिकेशन चेक करेगी कि मैलवेयर रिमूव हो चुका है। इसके लिए वो डिफरेंट टेस्ट करेगी मशीन के ऊपर और चेक करेगी कि मैलवेयर रिमूव हो चुका है या नहीं रिमूव हुआ। रिकवरी, अगर आपका डाटा लॉस हो चुका है तो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर प्रिपेयर किया हुआ था कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम ने डाटा बैकअप रखा हुआ है, जिसकी वजह से रिकवरी के अंदर हम जितना भी लॉस हुआ है उस लॉस को हम रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन एंड लेसन लर्न। अब किसी भी किस्म का जो भी अटैक हुआ है उस वो कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, लाजमी बात है कोई ऐसा डोर स्टेप हमने हैकर के लिए ओपन किया हुआ था जिसकी वजह से उसने अनऑथराइज्ड एक्सेस ले ली और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा था वो लॉस हो गया या थ्रेट थ्रेट के दायरे में आ गया। तो इस स्टेप के अंदर हमने वो सारे नोट्स बनाने हैं और लेसन लिखने हैं कि जो है ना ये रिकवर करना है, इस लूप होल की वजह से हैकर ने हमारा डाटा लॉस या स्टील करने की कोशिश की है उसको हम रिकवर करेंगे। उसके साथ साथ जो कुछ भी इस मेलवेयर ने लॉस किया है वो सारी चीजें जो है वो इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाएगी। इंसिडेंट रिस्पॉन्स के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो। आ रही है आवाज? हाँ, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का किसी को रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि जो है ना सारा थ्रेट इंटेलिजेंस को रिलेटेड तैमूर ने आपको गाइड कर दी है। सिर्फ इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम जो है वो क्या करती है इस स्टेप के अंदर वो सारा मैंने बताना था। इसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो सारे डिफरेंट लोगों इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम के ऊपर फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास CTF। CTF क्या होते हैं? CTF की फुल फॉर्म होती है कैप्चर द फ्लैग। इसके अंदर क्या होता है, ये एक साइबर सिक्योरिटी का प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जो साइबर एंथ्रोसिस्ट हैं वो अपनी स्किल्स को इनहांस करते हैं और अपनी स्किल्स को यूज करके डिफरेंट फ्लैग फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको ये फ्लैग लास्ट लाइन में लिखा होगा, फ्लैग पे आगे ब्रैकेट लगी हुई है नीचे, ये फ्लैग का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अंदर आप फ्लैग को फाइंड करते हैं और फिर जितनी भी उस फ्लैग को फिर आप रिपोर्ट करते हैं और आपको उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। ये इस फॉर्मेट के अंदर फ्लैग होता है। हमारे पास CTF की मल्टीपल कैटेगरीज आ जाती हैं। इन सब के अंदर आ जाती हैं हमारे पास वेब एक्सप्लॉयटेशन। वेब एक्सप्लॉयटेशन जो है ये वेबसाइट के लिए यूज होती है और इसके अंदर जो हम टूल्स यूज करते हैं यूजली वो हमारे पास होते हैं अपना कोर्सफिगर, वेबस्वीट, देवा और एक्सक्यूएल मैप के टूल यूज किए जाते हैं इसके अंदर वेब एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। क्रिप्टोग्राफी के अंदर जो है हमारे पास डाटा कोडेड होता है, उस डाटा को हम जो है यूज करते हैं अपना फ्लैग फाइंड करने के लिए। रिवर्स इंजीनियरिंग, इसके अंदर भी डिफरेंट तरह हर कैटेगरी जो है ना वो के लिए डिफरेंट टूल यूज होते हैं। अब बाइनरी एक्सप्लॉयटेशन, ये हैंड रेस कर रहे हैं, आपका कोई क्वेश्चन है? जी, ये आपने वेब एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से जो टूल्स बताए हैं क्या दोबारा बताएंगे आप? जी जी, मैं बता देता हूँ। टोर्स हमने सबसे पहला टूल जो है वो बर्ड स्वीट का है। ये प्रॉक्सी टूल है जो कि वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए यूज होता है, बर्ड स्वीट। सॉरी, आई डोंट नो, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है तो मुझे समझ नहीं आया। टूल का क्या नाम है? बर्ड स्वीट, BURPSUITE, बर्ड स्वीट। ये प्रॉक्सी टूल है जो कि वल्नरेबिलिटीज वेबसाइट की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए यूज होता है। बर्ड स्वीट लिख लिए। और जो दूसरा टूल जो है वो है एक्सक्यूएल मैप। ये भी यूज होता है वेब एक्सप्लॉयटेशन के अंदर। सही, ठीक है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास क्रिप्टोग्राफी। और क्रिप्टोग्राफी और ओसन के टूल जो है ना वो सेम ही है। इन दोनों के अंदर जो है एक साइबर शेफ के नाम से टूल यूज होता है और एक कॉन NG के नाम से ये दो टूल मोस्टली यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास एक IDA प्रो के नाम से टूल जो होता है और
जो है दूसरा टूल यूज होता है वो है 64 DBG। ये टूल हमारे पास यूज होते हैं। मैं आपको लिस्ट हैंड आउट्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन मतलब मैं सारी इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा हैंड आउट्स के अंदर टूल्स की। उसके बाद हमारे पास फोरेंसिक और स्टेगनोग्राफी के टूल्स आ जाते हैं। फोरेंसिक के रिलेटेड भी सेशन हो चुका है, स्टेगनोग्राफी के रिलेटेड भी हो चुका है। इसमें जो सेशन नहीं हुआ अभी तक वो PWN के रिलेटेड नहीं हुआ, बताया ऑलमोस्ट आई थिंक सारे सेशन हो चुके हैं। तो फोरेंसिक और स्टेगनोग्राफी के जो टूल्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल जो है स्टेप हाइट। ये दो टूल बहुत ज्यादा यूज होते हैं इनके अंदर, फोरेंसिक और स्टेगनोग्राफी के अंदर। उसके बाद ये हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम अपनी स्किल्स को यूज करके जो है अपने अपनी जो स्किल है उनको एनहांस कर सकते हैं और ग्लोबल लेवल तक हम भी जा सकते हैं इन सीटीएफ्स को प्ले करके। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर हम सीटीएफ्स खेल सकते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले ऊपर पीको सीटीएफ इसको क्यों रखे हैं, तो उनकी जो बिगिनर्स होते हैं वो पीको सीटीएफ को इन्वायरमेंट को ना जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। इस वजह से जो है ना स्टूडेंट्स सीटीएफ को जल्दी समझ लेता है और फिर जो है ना एक ट्रैक पे चढ़ जाता है। तो पीको सीटीएफ जो है ना ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो है ना बिगिनर्स अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। ट्राई हैक में भी एक बिगिनर लेवल का प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको मैं प्रेफर नहीं करता कि आप इसको ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ एक बिगिनर लेवल तक ही रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल तक जाना है जहाँ पे आपको पता चले कि यार यहाँ पे जो है ना रियल हैकर्स अपनी स्किल्स को जो है ना वो दिखाते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म जो है ना वो हैक द बॉक्स का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स भी प्ले होते रहते हैं। अभी कमिंग दिसंबर में भी ये जो इवेंट आने वाले हैं बल्कि हो भी रहे हैं डेली भी, मैं आपको दिखाती है साइट विजिट करके भी दिखाता हूँ। सीटीएफ टाइम ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट सीटीएफ की टाइमिंग्स लिखी होती हैं। सारे कमिंग जो सीटीएफ आ रहे होते हैं इंटरनेशनल सारे उनकी सीटीएफ की लिस्ट होती है और आप इन सीटीएफ को प्ले करके मनी भी जो पैसे भी हैं वो जीत सकते हैं अगर आपका नाम आ जाए। लेकिन और काफी अच्छे लाखों में भी पैसे मिलते हैं, तो आप खेल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है और फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके अपने हुनर को दिखा सकते हैं। क्या मैं अब हैकर बॉक्स का जो है ना ये आपको दिखा देता हूँ इंटरफेस, बाकी जो है वो आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ये स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जवाब शो हो रही है आपकी स्क्रीन। अच्छा, ये हैक द बॉक्स का है, ये प्लेटफॉर्म है। सिर्फ इसके स्लाइड शो ऊपर हो रही है, हैक द बॉक्स का प्लेटफॉर्म नहीं शो हो रहा। जवाब आवाज आ रही है मेरी? हेलो, हाँ मेरी आ आवाज आ रही, रही है? जी 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 यार आ रही है भाई। मैंने क्यूएनए में काफी टाइम से क्वेश्चन किया हुआ है, काइंडली उसका मुझे रिप्लाई करो, कुछ बताओ तो सही। आप एक ही फ्लो में चल रहे हो, बहुत स्पीड से चल रहे हो, मेरे सच में सर के ऊपर से बहुत सी चीजें गुजर गई हैं। हाँ तो ठीक है, थोड़ी सी क्लियर कर स्पीड भी लेते सो हैं, रखी है यार। क्लियर कर लेते हैं वो। यार मैंने मैं स्लाइड्स ओपन की हुई थी, मैंने जो मुझे क्या क्वेश्चन पता किए है ना, कुछ वॉइस वो ओपन है क्वेश्चन तुम्हारी। मैंने जब वो पूछ रहे थे ना कि आइडेंटिफिकेशन के टीम के रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, जब मैंने पूछा है तो हम्म, कोई भी इन रिस्पॉन्स वगैरह नहीं। मैं कह रहा हूँ कि चैट डिसेबल है, चैट का भी कोई नहीं यार। हाँ तो स्पीकर ओपन था ना, बोल लेते आप, माइक ओपन तो था। मैं ये क्वेश्चन में यार आप ओके ये अब क्वेश्चन दानियाल कोई ओके। ऐस ये क्वेश्चन हम आंसर करेंगे एंड पे ना, जवाब हाँ आप ठीक कंटिन्यू है। करो। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन नहीं किया मैंने पढ़ा। हम्म, यार चैट्स ओपन है मेरे ख्याल से कि नहीं, ओपन डिसेबल है चैट। चैट डिसेबल है। आई थिंक चैट मैंने ओपन की थी लेकिन अब शो हो रही है हैक द बॉस का, शो हो रहा है पेज की नहीं शो हो रहा? जी हो रहा है। ये शो हो रहा है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना HTV की जो है ना प्रो लैब्स हैं, इन प्रो लैब्स को आप सोल्व करके ना अपनी जो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स है ना उनको इन्हांस कर सकते हैं। इस इनको जो है ना करने के लिए अगर आपको नहीं सोल्व करनी तो आप ना मीडियम एक प्लेटफॉर्म है, उस मीडियम पे जाके ना आप
डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं इन लैब्स के रिलेटेड। और 2 to 3 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद आप जो है ना इस काबिल हो जाते हैं कि आप लैब्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक मीडियम का प्लेटफॉर्म मैं ये भी मेरी जो है ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका लिंक मीडियम का। और आपने उस मीडियम के ऊपर जाके सर्च करना है HTTP के रिलेटेड जो भी आपने लैब सॉल्व करनी होगी, तो वो आपको उसके रिलेटेड आर्टिकल्स मिल जाएंगे। और वहाँ पे बड़े बड़े हैकर्स जो हैं और दूसरे भी वेब डेवलपर्स भी वो भी अपने आर्टिकल्स वहाँ पे ड्रॉप करते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं पढ़ने के लिए, और वो होते भी इतने ज़्यादा लेंथी नहीं है, 10 to 15 पेजेस के आर्टिकल्स होते हैं और यूट्यूब काफ़ी वीडियो से अच्छे। ज्यादा अच्छा ये है कि आप लोग मीडियम्स पढ़ो और आप लोग अपने आर्टिकल हम्म, लिख के वहां पे पोस्ट भी कर सकते हो, हाँ क्योंकि यूट्यूब एग्जैक्टली वीडियोस यार। में मैं वीडियो देखनी पड़ती है, वहां पे सिर्फ एक बार देख के पढ़ लेना। मैंने खुद जब स्टार्ट में CTF खेलना स्टार्ट किया था तो मैंने मीडियम से ही हेल्प ली थी। हम्म, और ये हैक द बॉक्स के जो अगर आप इसके सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन अगर अप्लाई करते हैं $8 की सब्सक्रिप्शन है, तो उसके बाद जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा रोड में वेब एक्सप्लॉयटेशन के और वेब के ऑर्डर टीम के काफ़ी ओपन हो जाते हैं, तो वो उससे आपकी लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। तो अब एक आधा जो लैब है वो आपको सुमरा करवा देगी। बताया अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर लो, पूछ ले। अच्छा गाइस, मैं ना आप लोगों को पिको CTF से स्टार्ट कराऊंगी क्योंकि वो बिगनर फ्रेंडली है, बिगनर्स के लिए सबसे बेस्ट वही है प्लेटफॉर्म। और मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने भी पिको CTF से स्टार्ट किया था, और जो मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है उसमें जो हमारे जितने भी चैलेंजेस होते थे वो पिको CTF की वेबसाइट जैसे ही चैलेंजेस होते थे। आप लोगों ने एक दफ़ा वहाँ प्रैक्टिस कर ली, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ चैलेंजेस सॉल्व किए, तो आप लोगों के लिए पार्टिसिपेट करना तो कंपटीशन डिफरेंट कंपटीशन में इजी हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करती हूँ। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस हो रही है। आप लोगों ने पिको CTF की वेबसाइट पर जाना है। सबसे पहले तो जाके आप लोगों ने इस पे अपना अकाउंट बनाना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। जिस तरह आप लोग अपना अकाउंट बनाओगे तो आप लोग रोज प्रैक्टिस किया करोगे तो आप लोगों की एक प्रोफाइल बिल्ड बनती जाएगी, जैसे कि यहाँ पे मेरी प्रोफाइल बनी हुई है। मेरा ऑलरेडी लॉगिन था, मैंने कुछ देर पहले इस वेबसाइट को खोला था इसलिए वो डायरेक्टली ओपन हो गई। नहीं तो पहले आप लोगों ने इस पे अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ प्रैक्टिस पे जब आप लोग प्रैक्टिस पे क्लिक करोगे ना तो प्रैक्टिस में आप लोगों को ये सारे CTF चैलेंजेस मिलेंगे। अब यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस पड़े हैं, डिफरेंट इसकी लेवल्स हैं, ईजी है, मीडियम है और हार्ड है। यहाँ पे भी जो जितने CTF पड़े हैं ना आप लोगों को इनके मीडियम्स मिल जाएंगे। मतलब आपने अपने स्टार्ट में प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को इनके मीडियम मिल जाएंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक वेब एक्सप्लॉयटेशन का CTF सॉल्व करके दिखाऊंगी कि कैसे है, क्या है और क्या चीज़ है। अब ये देखें मैंने इसको ओपन किया। हम लोग बहुत जल्द CTF का कंपटीशन लॉन्च करने जा रहे हैं और आप लोगों ने उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। हम उसके लिए भी एक बूट कैंप लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे और उसका भी जो इंटरफेस होगा ना वो इस जैसा ही होगा। उसमें हम लोगों ने खुद चैलेंजेस बना के डाले हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखना है नो सैनिटी चैलेंज का नाम है। एक तो चैलेंज का नाम आप लोग को कोई ना कोई चीज हिंट दे रहा होता है। वेब एक्सप्लॉयटेशन मतलब हमने कोई वेब एक्सप्लॉइट करनी है, मतलब उसमें कोई वल्नरेबिलिटी होगी जिसको हमने फाइंड करना है पहले, फिर हमने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करनी है। अब ये इजी लेवल का नो सैनिटी। मैंने आप लोगों को एक वेब एक्सप्लॉयटेशन में मैंने जो बूट सेशन करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोगों की SQL इंजेक्शन वाला, हाँ वो वाला बूट कैम्प था वेब की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए। तो उसमें मैंने बताया था कि आप लोगों ने सैनिटाइजेशन लगानी है, जो भी इनपुट आएगी उसमें सैनिटाइजेशन लगानी है, फिर वो इनपुट को आप लोगों ने एक्सेस देनी है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ नो सैनिटाइजेशन का मतलब आपकी जो भी इनपुट जाएगी उसको कोई सैनिटाइज नहीं करेगा। आप कोई भी पेलोड डाल सकते हो। आप लोगों ने पढ़ना है डेवलपर हैज एडिट प्रोफाइल पिक्चर अपलोडेड फंक्शनैलिटी टू वेबसाइट। एक डेवलपर ने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें उसने मतलब कोई इनपुट डालने की फंक्शनैलिटी होगी तभी हम कोई पेलोड डाल सकेंगे। तो उसने उसमें पिक्चर अपलोड करने की बनाई है, हम उस पिक्चर की जगह कोई पेलोड डाल देंगे।
अब implementation is flawed and present an opportunity for you. Your mission should you choose to accept it is to navigate to the privileged web page. अच्छा, आप लोगों ने वो डालनी है, फिर आप लोगों ने नेविगेट मूव कर जाना है अपने वेब पेज पे। जब आपको पेलोड वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, आपको उस सिस्टम की एक्सेस मिल जाएगी, फिर आप लोग वहां पे एक्सेस करके अपनी, आपको एक फ्लैग मिलेगा वहां पे, जितनी भी डायरेक्टरीज है वहां पर डायरेक्टरीज होंगी, आपने एक एक बार उनको नेविगेट चेक करके चेक करना है कि आप लोगों का फ्लैग किधर पड़ा है। तो आप लोगों ने मूव करके वहां को एक्सेस करके, अब ये सब कैसे करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ इस इंस्टांस को लॉन्च करेंगे। अब ये नॉट रनिंग है, अब मैं इसको लॉन्च करूंगी, स्टार्ट होने में टाइम, साथ में हमें हिंट्स भी दिए होते हैं। फाइल अपलोड वाज नॉट सैनिटाइज्ड। अब ये यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, इतने टाइम में हम लोगों ने ये कंप्लीट करना है, नहीं तो हमें दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा जब टाइम खत्म हो जाएगा। अब पहला हिंट था फाइल अपलोड वाज नॉट सैनिटाइज्ड, और whenever you get a shell on a remote machine check sudo manashell। जो आप लोगों ने आप लोगों को एक्सेस मिल गई, तो आप लोगों ने एक कमांड रन करके चेक करना है, मे बी आप लोगों को हिंट मिल जाए फ्लैग तक, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है योर अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड द हिडन फ्लैग लोकेटेड इन द रूट, मतलब हमारा फ्लैग रूट डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। पहले वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं। अब यहाँ पे प्लॉट प्रोफाइल चूज फाइल, मतलब कोई फाइल डालेंगे, कोई पेलोड वाली फाइल। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक पेलोड वाली फाइल बनाई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक पेलोड है पीएचपी में, ये आप लोगों को उसके सीएमडी तक एक्सेस देगी, उसके सीएमडी पे फिर हम सीएमडी में एग्जीक्यूट करके, ये मैंने गूगल से ही उठाई है, आप लोग भी कोई भी पेलोड, अच्छा एक रिवर्स शेल जनरेटर एक टूल है, उसके थ्रू आप बाईपास करने के लिए, किसी भी वेब सर्वर को बाईपास करने के लिए पेलोड बना सकते हो। आप सोच रहे होगे सब कैसे करेंगे, जैसे भी जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमें पता चल जाएगा कि किस चीज के लिए क्या क्या यूज करना है। मुझे भी रिवर्स शेल जनरेटर का पता कुछ दिनों पहले चला है, मैं आप लोगों को वो भी दिखाती हूँ। पहले ये करके देखते हैं। ये एक पेलोड मैंने बनाई है, अब हम इसको डालेंगे। अब वो कह रहा है हमारा मैसेज आया है कि आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है, आप अपना पाथ चेक कर सकते हो अपलोड जो शेल डॉट पीएचपी में जाके। तो हम चेक करते हैं। देखिए इसका मतलब है कि हमारी फाइल एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। हमें उन्होंने एक कैन नॉट एग्जीक्यूट अ ब्लैंक कमांड, हम ब्लैंक कमांड नहीं, मतलब कोई कमांड डालेंगे, अभी हम चेक कर रहे हैं कि हमें सिस्टम की एक्सेस मिली है, इसका मतलब एरर आया है हमें। पहले तो उन्होंने कहा कि आप चेक कर सकते हो, हमने चेक किया है, अब हमारी फाइल वहां पे अपलोड हो गई है। अब हम इस फाइल को थ्रू अब देखते हैं कि हमें वहां पे हम लोग अपनी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं सीएमडी के थ्रू। हमारी कमांड पहले सीएमडी को एक्सेस करेंगे और फिर वो लोग वहां चेक करेंगे। हम ये सारा काम इसके सर्च इंजन से करेंगे। अब ये काली लिनक्स में ls-l की कमांड हमने जो यूज होती थी वो होती थी हमारी डायरेक्टरीज यूज देखने के लिए कि कौन सी डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल पड़ी है। अब हमने ls-l किया मैंने, तो हमारी जो shell.php की फाइल है वो पड़ी हुई है यहाँ पे। अब ये सिर्फ shell.php दिखा रहा है, यहाँ पे कोई रूट डायरेक्टरी कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब रूट डायरेक्टरी यहाँ पे होगी, मतलब हिडन होगी। हम हिडन फाइल चेक करने की कोशिश करते हैं वो वाली कमांड एग्जीक्यूट करके। अब हिडन फाइल चेक करने के लिए हम cmd में ls-la की हाँ ls-a के कमांड यूज करते थे। अब ये कह रहा है टोटल 4 है, जिनमें से एक रूट है। रूट ये देखें यहाँ पे डी लिखा हुआ है, इसका मतलब रूट डायरेक्टरी है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टरी हमारे पास एक और है
जो कि 21 मार्च ये उसका नाम है। फिर उसके बाद shell.php है, ठीक है। ये 3 यहाँ पे एक फाइल है और 2 डायरेक्टरीज हैं। तो हम रूट वाली डायरेक्टरी में चेक करेंगे कौन सी फाइल है और उसमें कोई फ्लैग वगैरह पड़ा हुआ है। अब जो हमारा फ्लैग होता है ना, वो ज्यादातर flag.txt फाइल में पड़ा होता है। तो मैंने क्या किया है कि flag.txt फाइल में जो कंटेंट मैंने पहले, मतलब मैंने सिर्फ एवं हिंट के तौर पे चेक किया है। sudo cat होता है, उस फाइल का कंटेंट मैंने पूरा पा दिया उस फाइल का कंटेंट दिखाने के लिए। अब रूट डायरेक्टरी में एक फाइल है flag.txt और उस फाइल का जो कंटेंट है वो मुझे शो कर दो, ठीक है। वो उसने मुझे दिखा दिया। अगर वो फाइल यहाँ ना होती तो मुझे यहाँ कोई एरर दे देता। तो मैंने हिंट के लिए चेक करने के लिए चेक किया कि उसने, क्योंकि वो जो हिंट दिया हुआ था उसने सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई थी, उसने मुझे बताया था कि रूट के डायरेक्टरी में फ्लैग पड़ा है। तो रूट के डायरेक्टरी में फ्लैग है तो नहीं पड़ा होगा, किसी फाइल में पड़ा होगा। तो ज्यादातर जो फाइल्स होती हैं जिनमें फ्लैग पड़ा होता है वो flag.txt होता है। तो ये मैंने उस फाइल को का कंटेंट शो करने की कोशिश की तो उसमें फ्लैग मिल गया विच कैन डू PHP। अब ये फ्लैग यहाँ से कॉपी करेंगे, और यू हैव सॉल्व दिस चैलेंज। अच्छा, इस तरह हम डिफरेंट वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, CTF खेलने का फायदा ये होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होती है कि आप लोग वेबसाइट में कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज होती हैं आप उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमने अब तक थियोरेटिकल काम किया, हमने वेबसाइट, रियल वेबसाइट, मतलब अभी तो वो वाली वेबसाइट जैसे कि TVWA पे आप लोगों को काम करवाया, और वास यूज शॉप पे आप लोगों को काम करवाया, जो कि पहले ही वल्नरेबल वेबसाइट्स थी। तो हम लोगों ने CTF सॉल्व करने का होता है कि आप लोग जो बाकी वेबसाइट है आप उनको चेक कर सकते हो, उनमें कोई बग पकड़ सकते हो, ढूंढ सकते हो। और आपको पता है बग बाउंटी में भी इंसान अच्छा खासा अर्न कर सकता है, उसके भी बहुत पैसे होते हैं। अगर आप किसी वेबसाइट में कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढ के उनको इन्फॉर्म करो एथिकल तरीके से, उनको इन्फॉर्म करो ये है, तो आप लोग को उसके भी पैसे मिलते हैं। तो आप लोग CTF खेलने से एक अच्छे हैकर बनते हो। मैं तो आजकल जब भी फ्री टाइम होता है CTF खेलते हैं। कभी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता है, लेकिन कभी सॉल्व हो जाता है तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट के लिए, कि वो अपना फ्री टाइम CTF खेलने में लगाए। मेरी तरफ से एक अच्छी एडवाइस है। अब ये इस वेबसाइट पे मैंने कुछ काफी अर्से पहले इसको हाथ लगाया था, अब तो फिलहाल इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो ब्लड हुए में ये सारे CTF मैंने खेले थे, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल भी है। तो आप लोग भी जाके डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ट्राई हैक मी पे पिको CTF पे लॉगिन करें और इन पे अकाउंट्स बनाएं और इन पे जाके CTF खेलें। और अपनी एक्सेस आप लोग जो जो खेलोगे वो हमारे साथ शेयर करें। जो आप लोगों को कुछ नया सीखने के लिए मिले हमें भी सिखाएं, क्योंकि हम जिस तरह आप लोगों को सिखा रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि हम भी आप लोग से सीखें। जैसे कि आज हमने बहुत 2 स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे थे, हमने उनको कहा कि आज आप लोग हमें कुछ सिखाएं, हम थक गए थे। तो आज हमारा लास्ट सेशन था, तो हमने इनको कहा कि ठीक है आप लोग, मोहम्मद तैमूर हसन ने बहुत अच्छा इंटेलिजेंस एक्सप्लेन किया और जवाद इमरान ने बहुत अच्छा आप लोगों को CTF के बारे में और इंसिडेंट रिस्पॉन्स में बहुत अप्रिशिएटेबल। थैंक यू सो मच मोहम्मद तैमूर एंड जवाद इमरान। ये हमारा लास्ट सेशन था हमारे साइबर 101 बूट कैंप सेशंस का। इसके बाद हम मूव करेंगे CTF पे और CTF के बाद हम उसका कंपटीशन लॉन्च करेंगे और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, तो थैंक यू आपका। सो अभी जो क्वेश्चन था दानियाल का, उसको आंसर देते हैं। अब क्वेश्चन ये था, हाउ डज द आइडेंटिफिकेशन टीम डिटेक्ट अ साइबर अटैक? डू दे रिलाई ऑन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल्स? Also is identifying attack not part of SOC analysis responsibility? तो आप
सोचे हैं। ये जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे ध्यान में ना अपना एक लेक्चर आ गया था, हम डॉक्टर जासिम के पास क्लास में साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, तो उन्होंने क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्या लगता है एक ब्रीच अकर हो गया, एक इंसिडेंट अकर हो गया, तो उसको डिटेक्ट करने में ऑन एवरेज कितने दिन लगते हैं? यहाँ पे सब तो स्टूडेंट्स एक एक गेस करके बताएं कि कितना एक टाइम एक लग गैस सकता है। करें, Q&A में कर दो या फिर बस अपने दिमाग में सोच लोगे। हाँ तनियाल आप क्वेश्चन बताओगे चैट में या आप। क्वेश्चन आंसर सेशन में बता दो आप लोग कि यार कितना अपना टाइम लग क्वेश्चन सकता है। क्वेश्चन रिपीट करना। कि हाँ एक इंसिडेंट अकर हो चुका है और ब्रीच अकर हो चुकी है, यानी कि हैक हो चुका है आपके system। अब इस ब्रीच या इंसिडेंट को अकर करने, आइडेंटिफाई करने में ऑन एवरेज कितना टाइम लगता होगा टीम को? हनीफ 5 भाई से 6 बोल के महीने बता सकते हैं? कोई अगर निशान भाई। अटैक हुआ है तो आप लोगों को उसको अगर अटैक को कितनी देर तक आपको पता चलेगा कि अटैक हो चुका है? कितनी अगर देर बाद उसे डिटेक्ट अगर करने तो में कितना टाइम बैकएंड लगेगा? अगर कोई एवरेज पूरा टाइम सीम बताना है आप लोगों सॉल्यूशन ने, है, एवरेज। नहीं अगर कोई बैकएंड पर सीम सॉल्यूशन पूरा इंस्टॉल है तो फिर तो हमारे पास उसी टाइम ही आ जाएगा। एक रैपिड सेकंड के फायर अंदर की भी आ सकता है। वो जैसे NIST है ना, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग एक इंसिडेंट को डिटेक्ट करने में कितना एवरेज टाइम लगता है? बस नॉर्मल सा रैपिड फायर सा क्वेश्चन है कि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, हाँ कितना टाइम लगता क्योंकि कुछ भी बता दो। हमने ये नहीं देखना कि सेम सोल्यूशन में, मतलब हर प्लेटफॉर्म में अगर कोई घर में भी बैठा है ना अपना पीसी यूज कर रहा है तो उस पे ये वाली चीजें भी सोचो, माइंड में रखो। है? 100 डेज, 100 दिन। है? एक दिन और कोई? 24 अच्छा, आवर्स। जिजान भाई बुजुर्ग हैं आप हमारे। चले, अब आपने तो लाजवाब कर दिया, मैं क्या जवाब दूं फिर। नहीं फिर भी खैर वैसे गैस। यार, इसमें जो एक क्या लें कि इंट्यूशन बेस्ड अगर मैं आंसर दूं तो वो तो यही होगा कि डिपेंड्स कि आपने क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी की हुई हैं, और डिपेंड करता है कि जो अटैकर है उसकी स्किल्स क्या हैं। लेकिन जो अगर चीटिंग में करूं तो फिर यहाँ पे ये है कि एवरेज टाइम 277 डेज जो मेरे पास आ रहा है। चलें, वैसे एवरेज टाइम किसी भी इंसिडेंट को डिटेक्ट करने का ना, अब इंसिडेंट आपका लैपटॉप हैक होने से कोई बड़ा नेटवर्क हैक होने तक या कोई बड़ी जो डेटाबेस है वो ब्रीच होने तक ऑन एवरेज टाइम जो है ना वो 210 दिन का होता है। क्यों? अब ना फॉर एग्जांपल ना, इसको हम लोग ऐसे समझते हैं कि एक कंपनी है, उनकी कोई डेटाबेस बनी हुई है, उसका डाटा ब्रीच हो चुका है, डाटा ब्रीच हुआ है, डाटा लीक हो गया और उन्हें पता ही नहीं है। 90 दिन बाद एक थ्रेट इंटेलिजेंस का बंदा उसी कंपनी का या कोई और कंपनी का या प्राइवेट फिल्म का बंदा, और जो डार्क वेब पे डंप होते हैं जहाँ पे डेटाबेस का डाटा बेचते हैं, वहां पे उसे वो कंपनी का डाटा मिल जाता है। तो उस ब्रीच को डिटेक्ट करने में 90 दिन होने लगे कि अ, उन्हें पता चला कि हमारा डाटा तो एक वेब डार्क वेब की वेबसाइट पे बिक रहा है। तो इस तरह हर जो इंसिडेंट होता है उसकी नीयत अलग होती है। अब सिर्फ एसओसी एनालिस्ट का जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन का काम नहीं होता कि ना वो अ, जो आपकी जो ब्रीच है या इंसिडेंट है उसे डिटेक्ट करे। ये एक कंबाइन एफर्ट होता है, इसमें आपका थ्रेट इंटेलिजेंस की टीम आ जाती है, आपकी एसओसी एनालिस्ट आ जाते हैं, कि वल्नरेबिलिटी है तो आपकी रेड टीम के मेंबर्स आ जाते हैं, आपके गवर्नेंस एंड कंपाइलेंस के बंदे GRC वो आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके बाद जो बनानी होती हैं पॉलिसीज बनानी होती हैं, उन्होंने बनाना होता है। तो इंसिडेंट रिस्पांस एक पूरा टीम एफर्ट है, इसमें हर तरह के बंदे आ जाते हैं, जो कि इसमें आपके जो डेवलपमेंट के बंदे आ सकते हैं, क्योंकि जब आपका ब्रीच अकर हो चुका है, आपका सिस्टम खराब हो चुका है, तो दोबारा उसे बिल्डअप किसने करना है, बैकअप किसने करना है? वो डेवलपमेंट के आर्किटेक्चर के बंदों ने करना है। सो ये कंबाइन एफर्ट होता है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिर्फ एसओसी एनालिस्ट नहीं करता। अब हाँ, जूनियर एसओसी एनालिस्ट का काम हो सकता है कि वो नेटवर्क एनालाइज करते रहें, ट्रैफिक पैटर्न वगैरह, लेकिन जो इससे जो सीनियर लेवल के एसओसी एनालिस्ट होते हैं वो और भी कॉम्प्लेक्स काम साथ कर रहे होते हैं। इस तरह जो टूल सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें हमने नेटवर्क वाले लेक्चर में बात की थी, इसमें IDS हो जाता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम हो जाता है, फिर IPS इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर इसमें यूज करते हैं। ये सिर्फ नेटवर्क के अंदर के लिए होता है।
और जरूरी नहीं है कि इंसिडेंट ब्रीच होने का आपको नेटवर्क के अंदर से ही पता चले, यानी कि आपका ब्रीच हो चुका है और आपको 210 दिन बाद पता चला कि जी आपका डाटा गायब हो चुका है, आपके क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं। तो ये सारा एक कंबाइन एफर्ट होता है। धन्यवाद भाई, क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ना इस तरह ले सकते हो, जैसे कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान में जंग का सूरत हाल थी, तो आर्मी पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो आर्मी ने तो अपनी तरफ से जो करना था कर लिया। अब अवाम पे डिपेंड था, उन्होंने कहा था कि जो आर्मी कर रही है उनकी काइंडली वीडियोस ना बनाई जाए, उनको अपलोड ना किया जाए। ये सारा इन अवाम पे डिपेंड था कि वो दुश्मन को बताए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तुम लोग को पता चले, ताकि तुम लोग आओ, उन्हें जल्दी से एक्सप्लॉइट करो, हम पे अटैक करो। तो अवाम भी अंदर उसको इंक्लूड किया गया, ताकि अगर अवाम ने कॉपरेट किया आर्मी के साथ, अगर अवाम कॉपरेट ना करती तो हम इजीली हमारा बेड़ा गर्क होना था। तो सिर्फ सोक टीम पे नहीं होता कि वो बचाए किसी चीज को, पूरे सब मिलके एक कंपनी में सब मिलकर कॉपरेट करते हैं, तब भी हम किसी अटैक से बचते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं कि हाँ, शेयर्ड कंपनी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी जो एम्प्लॉयज हैं वो सब मिल के कंपनी का जो प्रोटेक्शन में, डिजिटल प्रोटेक्शन में वो रोल प्ले करता है। तो हर बंदे का, तो क्लियर हो गया होगा, तो सेशन खत्म करें। जिस तरह ये वाला सेशन सिर्फ एक बंदे की वजह से नहीं चला, सबने कोऑपरेट किया, मिलके थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, तब भी हम इसको सक्सेसफुल बना सके। और मैं अपनी पूरी टीम को आज थैंक यू कहती हूँ। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से हम लोगों ने इतने एंगेजिंग सेशन बनाए और बहुत कुछ किया, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बहुत कुछ करेंगे। तो जो लोग अभी हमारे पास सेशन में मौजूद हैं, ये लोग अगर कोई अपनी